Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें. MDCAT and ECAT preparation. Chapter number 3, Motion and Force. Dear students, now we shall differentiate between elastic and inelastic collision. Now, let's study first of all about collision. What is collision? The interaction between the two bodies is called collision. Or we can say, when two or more bodies come close enough to each other so that there is some sorts of interaction between them with or without the presence of external force is called a collision. And there are two types of collision, elastic collision and inelastic collision. A collision is elastic in which kinetic energy before collision and after collision remains constant. मीन अगर कोलिजन से पहले किनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद वाली किनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. ये एक आइडियल केस है. फॉर एग्जांपल, हार्ड बॉल ड्रॉप्ड ऑन अ मार्बल फ्लोर. तो मार्बल फ्लोर से टकराने से पहले और बाद में अगर किनेटिक एनर्जी सेम है तो वो इलास्टिक कोलिजन है. और अगर ऐसा नहीं है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, तो ऐसी कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं. सो वी डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ kinetic energy. If kinetic energy is same before and after collision, collision is elastic. If it is not constant, rather it has changed into sound, heat, etc., then we say it is inelastic collision. But remember one thing, total energy, sum of all the energies को कहते हैं. Total energy and total momentum remain same, either it is elastic collision or inelastic collision. इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम सेम रहते हैं. नो इफ वी हैव टू बॉल्स ऑफ masses m1 and m2 and moving along the same line with velocities v1 and v2 respectively, and after collision their velocities v1 prime and v2 prime are given by v1 prime is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into v1 plus 2m2 v2 over m1 plus m2. Similarly v prime, ये v2 प्राइम है, जो लेफ्ट साइड पे v2 दिया हुआ है, ये v2 प्राइम है. v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2. ये दोनों फार्मूले हैं. ये वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करने के लिए हैं. इनको आपने याद रखना है. फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो. जब वाटर फ्लो करता है तो कितनी फोर्स लगाता है किसी चीज़ के ऊपर, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो क्या करेंगे इसके लिए? सपोज द वाटर ऑफ मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन टाइम t. आप देख सकते हैं एक पाइप नज़र आ रहा है आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल पाइप. उससे जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी v, और ये एक वॉल से टकरा रहा है. टकरा के इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. उसके बाद वो जो वाटर है वो रेस्ट में आ जाता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है? चेंज इन वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय vf माइनस vi. तो vf तो 0 है, 0 माइनस v इज इक्वल टू माइनस v. चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ पर यूनिट टाइम? तो m लिखते हैं m डेल्टा v बाई t is equal to m into minus v over t is equal to minus m over t into v. According to Newton's second law of motion, in terms of momentum, force exerted by the wall on the water is equal to the change in momentum per unit time of the water. So F is equal to minus m over t into v. m over t को mass per unit time या mass flow rate भी कहते हैं. F is equal to minus mass per unit time into change in velocity. From third law of motion,
द रिएक्शन फोर्स ऑफ वाटर ऑन द वॉल इक्वल्स एन अपोजिट, एफ इज इक्वल माइनस इंटू माइनस एम ओवर टी इंटू वी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम ओवर टी इंटू वी. दिस इज द फोर्स exerted by the water on the wall. F is equal plus m over t into v. ये m over t इसको mass flow rate कहते हैं. अगर हमें ये पता है और स्पीड पता है तो हम जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल दी हुई है, द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम ए पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकेंड. 3 किलोग्राम पर सेकेंड ये mass flow rate है, and its velocity changes from 5 मीटर पर सेकेंड to 0 on striking the wall. देन फोर्स इज इक्वल टू एम ओवर टी को 3 किलोग्राम पर सेकेंड और वेलोसिटी को हम लिखेंगे 5, तो 5 इंटू 3 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, उसके लिए 15 न्यूटन. 15 न्यूटन इज द फोर्स exerted by the water on the wall. Next we are going to differentiate between real and apparent weight. रियल वेट क्या होता है? हम जानते हैं रियल वेट और सिंपल वेट is the gravitational pull of earth on an object, or we can say the force with which earth attracts the bodies toward its center is called real weight, and it is denoted by W is equal to mg. While apparent weight is the weight which is measured by a spring balance. We know spring balance के ज़रिए हम weight measure करते हैं, physical balance के ज़रिए हम mass measure करते हैं. ये फिजिकल बैलेंस में और स्प्रिंग बैलेंस में डिफरेंस है. तो स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए आप जो वेट मेजर करते हो वो अपेरेंट वेट होता है. और वी कैन आल्सो डिफाइन इट व्हेन एन ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म और सरफेस विच इज़ एक्सेलरेटेड, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स चेंज्ड एंड द चेंज वेट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट. इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट और प्लेटफॉर्म, आइदर एक्सेलरेटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड. ये भी इसकी डेफिनेशन है. अपेरेंट वेट को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. डिफरेंट केसेस में अब हम रिलेट करते हैं रियल वेट को और अपेरेंट वेट को. केस नंबर 1 है व्हेन लिफ्ट इज़ अनएक्सेलरेटेड, मीन लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. जब लिफ्ट रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो वो अनएक्सेलरेटेड होगी. उस वक्त रियल वेट अपेरेंट वेट के इक्वल होता है. फर्ज किया अगर बॉडी की मैस है 100 kg और जी को सपोज हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 980 न्यूटन. तो 980 न्यूटन ये इसका रियल वेट है. तो जब लिफ्ट रेस्ट में होगी तो अपेरेंट वेट भी 980 ही होगा. रियल वेट और अपेरेंट वेट इक्वल होते हैं जब लिफ्ट रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है. उस वक्त एक्सेलरेशन 0 के इक्वल होता है, अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होता है. नो व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, अगर लिफ्ट ऊपर तरफ जाती है और उसमें एक्सेलरेशन ए है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है वो उसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, वो ज़्यादा है, और नीचे तरफ जो फोर्स लगती है वो रियल वेट है, वो कम है. तो नेट फोर्स आ जाएगी टी माइनस डब्ल्यू. एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू. ये एफ नेट को हम एम ए लिख सकते हैं. एम ए इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू और टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए. डब्ल्यू को हम एम जी भी लिख सकते हैं, तो टी इज इक्वल एम जी प्लस एम ए. तो एम जी में एम ए ऐड होकर हमें टी मिला. इसका मतलब क्या हुआ, अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा हो गया. हाउ मच, बाय अमाउंट एम ए, क्योंकि एम जी में एम ए प्लस हो गए तो जो हमें आंसर मिलता है वो टी मिलता है. तो टी जो है वो अपेरेंट वेट है और अपेरेंट वेट रियल वेट से एम ए अमाउंट ज़्यादा है. Similarly, when lift is accelerated downward with acceleration a, then क्या होगा, then जो apparent weight होगा वो real weight से ma कम हो जाएगा. t is equal to mg minus ma. t is equal to mg minus ma. तो ma जो है वो mg से रियल वेट से माइनस हो रहा है और माइनस हो के आंसर कम हो जाता है, तो अपेरेंट वेट जो होगा वो डिक्रीज कर देगा. When lift is falling freely, मीन जो लिफ्ट है अब वो फ्रीली फॉल कर गई है. वो केबल जिसके साथ लिफ्ट को हमने अटैच किया हुआ था, अगर वो केबल हम काट दें, व्हाट हैपन्स देन, द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, मीन इट मूव्स इनटू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, और जब किसी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होता है. उस एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं. सो ए इज इक्वल टू जी आ जाएगा. सो बाय पुटिंग द वैल्यू
वी गेट टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। तो एम जी माइनस एम जी ज़ीरो हो गया, तो अपेरेंट वेट ज़ीरो हो गया। Apparent weight is zero for freely falling body. It means everything in the lift becomes weightless, and this is called state of weightlessness. Remember, when a body falls freely, all its weight is real weight. उसका जो वेट होगा वो mg होगा, लेकिन apparent weight t वो नहीं होगा, apparent weight ज़ीरो होगा। Now we talk about friction. What is friction? The property by virtue of which a resisting force is created between two rough bodies which resist the sliding of one body over the other is called friction. अगर हम अपने हाथ को एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखें और उनको आपस में मूव करवाएं, तो एक हाथ दूसरे हाथ की मोशन को वो अपोज करता है, वो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो अपोजिट एक्ट करती है, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स होती है। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सर्फेसेस डिपेंड्स अपॉन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर वन, नेचर ऑफ सर्फेसेस के ऊपर। नंबर टू, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर। और याद रखें, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सर्फेसेस होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस। जब बॉडी मूव करना शुरू कर देता है, उस वक्त जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो कम हो जाती है। इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो। याद रखना है, इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो। When we walk on ground, then the direction of force of friction is in forward direction. जब हम ज़मीन पे चलते हैं, फ्रिक्शन आगे की तरफ है, because the tendency of slipping is in backward direction. फ्रिक्शन क्यों होती है? Frictional force appears due to interlocking between two surfaces developed due to the molecular irregularities. According to modern view, the cause of friction is largely due to atomic and molecular forces of attraction between two surfaces at the point of contact. Now we define coefficient of friction. Coefficient of friction को हम mu से डिनोट करते हैं, is equal to the ratio of the limiting friction to the normal reaction. Limiting friction और normal reaction की रेशियो को हम बोलते हैं coefficient of friction. mu is equal to small f over r और f is equal to small f is equal to mu r। ये फार्मूला हो जाएगा, इसको याद रखना है। The coefficient of friction depends upon nature of the material, surface finish, surface film and temperature. For horizontal surface जो दिखाई गई है आपको, ये सामने एक ब्लॉक दिखाया गया है जो एक horizontal surface के ऊपर एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। उस वक्त जो उसका रिएक्शन की फोर्स होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी, mg के इक्वल। r इज इक्वल टू mg, सो f इज इक्वल टू म्यू mg। r की वैल्यू हम mg पुट कर देंगे, f इज इक्वल टू म्यू mg। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स। The force of friction that comes into play between two surfaces in contact before the actual motion starts is called static friction. Force of static friction is given by Fs is equal to mu s r, where mu s is called coefficient of static friction. Kinetic friction. When one body moves over the other, then the force of friction acting between the two surfaces is called kinetic friction. Force of kinetic friction is given by Fk is equal to mu k r, where mu k is coefficient of kinetic friction. Limiting friction. The maximum force of friction which comes into play before a body just begins to slide over the surface of another. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करना लगेगा, स्लाइड करने से पहले जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। Angle of friction. Angle which the resultant of normal force and limiting friction makes with the normal reaction is called angle of friction.
आप फिगर में देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर में और लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम tan थीटा से नोट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर आर। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और बेस वो आर, एफ ओवर आर इज इक्वल टू, इसी को म्यू भी कहते हैं, इसका मतलब म्यू जो है वो tan थीटा इक्वल ही होता है। फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन tan थीटा एस इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर, इसी को म्यू एस कहते हैं। म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा एस। किनेटिक फ्रिक्शन के लिए tan थीटा के इज इक्वल टू एफ के ओवर आर इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा के। रोलिंग फ्रिक्शन, when one body rolls over the other body, then the frictional force acting between the two surfaces is called rolling friction। जिसका टायर है जब वो रोड के ऊपर या जो है वो किसी सरफेस के ऊपर वो इससे रोल करता है तो उस पर जो फ्रिक्शन होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और याद रखना है फॉर द सेम टू सरफेसेस म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है कोएफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन से, और कोएफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक, म्यू एस ग्रेटर है म्यू के से और म्यू के जो है वो म्यू आर से छोटा होता है। इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है बनिस्बत किनेटिक फ्रिक्शन के या स्टैटिक फ्रिक्शन के। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ फ्रिक्शंस ड्रॉ किया गया है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टली हमने अप्लाइड फोर्स ली है और वर्टिकली हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ली है। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। उसके बाद जैसे बॉडी ने हमने अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाई बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मूव करना स्टार्ट कर दिया फ्रिक्शन की फोर्स डिक्रीज़ होगी। हमने कहा था कि जब बॉडी मूव करता है फ्रिक्शन की फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है। फ्रिक्शन की फोर्स डिक्रीज़ हुई उसके बाद फिर दोबारा कांस्टेंट हो गए, उसको हम किनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मूव करने से जस्ट पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन थी वो है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज एट लीस्ट अ फोर्स perpendicular or parallel to the surface of contact or point of contact which is related to the motion of the bodies, motion of two bodies are said to be in contact। दो bodies contact में कब है? when there is at least a force perpendicular or parallel to the surface of contact। surface of contact के parallel या perpendicular जब force लग रही हो तो हम कहते हैं ये body जो है वो कॉन्टैक्ट में है। फ्यू कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर हेयर, ये चंद एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताया गया है, इनको याद रखना है। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टू फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। और याद रखना है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑन अ बॉडी। Total number of normal contacts or contact force is equal to the total number of surface contacts। जितनी जगहों से एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट होगा उतनी ही नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस जो होंगे या नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स जो होंगे वो एक्ट कर रहे होंगे। अगर बॉडी एक जगह से जो है वो कॉन्टैक्ट में है तो एक फोर्स लग रही होगी, दो जगहों से होगा दो नॉर्मल फोर्सेस लग रही होंगी। मतलब जितनी नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स या कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के। ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है। मसलन नॉर्मल फोर्स इज सिंगल बिकॉज वन सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये एक जगह से नीचे से अपने जो है वो एक सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, सिर्फ एक जगह से कॉन्टैक्ट में है। जैसे मोबाइल फ़ोन है वो टेबल के ऊपर पड़ा है, बुक पड़ी हुई है, तो वो एक जगह से कॉन्टैक्ट में है तो उसी जगह पे फिर नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है, तो एक ही नॉर्मल फोर्स होगी। एक ही कॉन्टैक्ट है एक ही नॉर्मल फोर्स है, जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उतनी नॉर्मल फोर्सेज होंगी। सो एक जगह से कॉन्टैक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। नेक्स्ट देखें, अब दो बॉडीज़ हैं एक ए और बी।
अब ए और बी के साथ दो बॉडीज जो है वो इन कॉन्टैक्ट है, बी वाला भी ए के साथ कॉन्टैक्ट में है और ए जो है वो सरफेस के साथ भी कॉन्टैक्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, दो नॉर्मल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। ए के ऊपर हम कहेंगे या बी के ऊपर भी, इवन अगर हम जिसको भी स्टडी कर रहे हैं, अगर ए को स्टडी कर रहे हैं तो हम कहेंगे ए के ऊपर नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रही है, अपवर्ड भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बी और ए के बीच में भी। सो नॉर्मल फोर्स ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऑन ए आर टू बिकॉज टू सर्फेसेज आर इन कॉन्टैक्ट। ए के साथ दो सर्फेसेज कॉन्टैक्ट में है ना, ए और बी और ए और सरफेस जो है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऑन रॉड, अब ये रॉड देख रहे हैं आप लोग। अब रॉड जो है ये जो वर्टिकली एक पॉइंट के ऊपर साथ टच है, वहाँ भी एक नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, और जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस है राइट साइड पे देखें अपवर्ड एक्ट कर रही है, वो भी नॉर्मल फोर्स है। मीन दो जगहों से ये कॉन्टैक्ट में है तो दो जगहों पर ही फोर्स लग रही है। जितनी हमने कहा था जितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने ही कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगे। तो अब देखें दो जगहों पे, एक जो ये जो कोने के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो वर्टिकली एक कॉर्नर्स है वहाँ से एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, और एक इधर राइट साइड पे जो नीचे टच हो रहा है ज़मीन के साथ या सरफेस के साथ अपवर्ड फोर्स लग रही है, कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स लग रही है, दो नॉर्मल फोर्सेज होंगी। इसी तरह नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन रिंग, अब ये देख सकते हैं आप एक सरफेस के अंदर एक रिंग दिया हुआ और इस रिंग तीन जगहों से ये इन कॉन्टैक्ट है, तो तीन जगहों से कॉन्टैक्ट में तो तीन जगह पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, राइट से भी लेफ्ट से भी और डाउनवर्ड से भी, नीचे से भी ऊपर तरफ लग रही है। जितने जितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उतनी नॉर्मल फोर्सेज हैं। अब ये लास्ट में देखिए नीचे वाला, ये बॉडी हवा के अंदर मुअल्लक है, इस पर कोई किसी किस्म के ये कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है। कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स भी नहीं है, ठीक है। हेयर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज एब्सेंट बिकॉज ब्लॉक इज इन एयर, नो सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स भी नहीं है। जितनी जगहों से बॉडी किसी दूसरी सरफेस के